हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर फॉर आईएससी बोर्ड करीब आता जा रहा है, विच इज़ ऑन 24 फरवरी। हमने एक चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट किया था विच इज़ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर एंड जिसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 12 थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 8 मार्क की वेटेज के साथ। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जहाँ पर हम लोगों ने व्हाट इज़ एमपीएस, व्हाट इज़ एमपीसी एंड एमपीएस एमपीसी का रिलेशनशिप देखा था। एंड हमने ये समझा था कि एक्स सेंटर डिमांड किसे बोलते हैं और एक्स पोस्ट डिमांड किसको बोलते हैं। आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपके इनिशियल फंक्शन देखने वाले हैं, इनिशियल फंक्शन मल्टीप्लायर जिसे बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देखने वाले हैं, और इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी थ्रू AD&AS अप्रोच एंड SNI अप्रोच। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। एंड साथ ही साथ इस वीडियो में हम एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई, जिसको हम डेफिसिट डिमांड बोलते हैं, उसको करेक्ट करने के फिजिकल एंड मॉनिटरी मेजर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें इन डेप्थ। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड आउटपुट। इससे पहले आप कई सारे इक्विलिब्रियम कर चुके हैं, जैसे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड आपने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी करा है एंड मार्केट इक्विलिब्रियम भी करा है, जहाँ पे प्राइस डिसाइड होता है थ्रू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये इक्विलिब्रियम है इनकम एंड आउटपुट का इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कितनी इनकम जनरेट हो रही है और क्या आउटपुट उसके बराबर है या नहीं है। इनकम एंड आउटपुट का रिलेशनशिप यहाँ पे देखा जाएगा। तो ये वाला डायग्राम जो आपको अपने राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको बनाकर आना होता है। AD&AS अप्रोच यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से इसे पूछा जाता है, और दूसरा इसे पूछा जाता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से। AD&AS अप्रोच से जब इसको पूछा जाता है तो नॉर्मली लोग ऊपर वाला डायग्राम बनाते हैं, बट मैं सजेशन दूंगी कि आप नीचे वाले पैनल का डायग्राम भी बना सकते हैं। ये कंप्लीटली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है, और यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है अप टिल 6 मार्क का। ये 6 मार्क तक का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि 4 मार्क के लिए काफ़ी छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताइए, एक्सप्लेन करिए थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ AD&AS अप्रोच, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि डायग्राम बनाना है। फिर डायग्राम में आपको यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट जहाँ दिखाई दे रहा है, आई एम सॉरी, ये जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। आई एम गोइंग बैक टू द डायग्राम। डायग्राम थोड़ा आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, आप बुक से रेफर कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली दिस पॉइंट की, जहाँ पर आपको पॉइंट, अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं तो जहाँ पर आपको पॉइंट E दिखाई पड़ रहा है, मैं कर्सर यहाँ पर घुमा रही हूँ, ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये जो Y लाइन है जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, वो है इनकम लाइन जो कि 45 डिग्री से स्टार्ट होती है। कंजम्पशन लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है C वाली, एंड I वाली जो लाइन है वो दिखाई दे रही है इन्वेस्टमेंट की। ये बात याद रख रही है कि जब भी हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का दिखाते हैं और यहाँ पर I दिखाया जाता है, ये I जो होता है ना, ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होता है, एंड ये इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होता है, मतलब कि ये इनकम इनइलास्टिक होता है, इसीलिए कि पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सेस होती है। वेयरएज आपकी एग्रीगेट सप्लाई या वाई लाइन 45 डिग्री लाइन होती है। कंजम्पशन की लाइन हमेशा वाई एक्सेस से स्टार्ट करनी होती है, एंड एग्रीगेट और इफेक्टिव एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जिसे बोलते हैं, ये एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन होती है, जो CNI होती है, वो भी वाई एक्सेस से स्टार्ट होती है। और इस C लाइन और AE लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। ये पैरेलल लाइन्स होती है बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्योंकि सेम चल रहा है हर जगह, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस की वजह से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, वो इक्वल रहता है हर जगह। ये पैरेलल लाइन्स चलती है। अब यहाँ पर बिफोर इक्विलिब्रियम लेवल हमारे पास होता है एक्सेस डिमांड, एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम लेवल हमारे पास होती है डेफिसिट डिमांड। ये बातें आपको एक्सप्लेन करके आनी होगी, आपको लिखना होगा। ये डायग्राम बनाने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन कि कौन से लेवल पर इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम के पहले क्या हो रहा है और इक्विलिब्रियम के बाद हो रहा है, और कैसे मार्केट में फोर्सेस जो है बार बार इसे इक्विलिब्रियम पर वापस लेकर आ जा रहे हैं। अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या प्रॉब्लम्स है, एंड एक्सेस डिमांड को हम आगे पढ़ना है। हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको नहीं एक्सप्लेन करना है कि क्या प्रॉब्लम्स है, बट बताना ज़रूर है। एरो लगा के आप लिख कर आएंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो है, अगर
हमारी सप्लाई से ज़्यादा होती है तो इस सिचुएशन को कहा जाता है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, कम होती है तो उसे डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन कहा जाता है। बस इस तरीके से आपका एक्सप्लेनेशन देखिए आना है, डायग्राम का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रहेगा, यही एक्सप्लेनेशन आप करके आने वाले हैं। अगर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच आती है तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में भी आपको बताना है जहाँ पे एस एंड आई आर इक्वल टू ईच अदर, उस पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उसका एक्सप्लेनेशन लेके आना है। तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको डायग्राम के एक्सप्लेनेशन के ऊपर खास ध्यान देना है। एंड इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी बताना है, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ये समझा करके आ रहा है। चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करें अगर, तो हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है इट इज़ मल्टीपल अमाउंट में जिस तरीके से इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट का, उसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा जाता है। इसे के से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मतलब यहाँ पर जो आई है इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट फैक्टर है और उसका इफेक्ट दिखाया जाता है ऑन इनकम। ये बोला जाता है कि इनकम के ऊपर मल्टीपल इफेक्ट आता है ऑफ आई, एंड इसी वजह से हम देखते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में लेट से 100 करोड़ का इंक्रीज हुआ तो इनकम में 500 करोड़ तक का आपको इंक्रीज दिखाई देता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। एंड मल्टीप्लायर का मतलब होता है डबल एज वेपन, मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाए तो इनकम का फॉल भी मल्टीपल टाइम्स में होगा, उसके इक्वल नहीं होगा। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, अगर आप बुक में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC या 1 अपॉन MPS भी लिखा हुआ है। ओके, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो इन्वर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ, जितनी ज़्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी उतना ज़्यादा के की वैल्यू निकलेगी, और जितनी कम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी उतनी कम के की वैल्यू निकलेगी। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, के का साथ मतलब कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ MPC का कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हायर द MPC हायर विल बी द मल्टीप्लायर। एंड MPS की बात करें तो मतलब लोग ज़्यादा सेव कर लेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट होगा उसकी वजह से जो इनफ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी आएगा उसमें से बहुत सारी लीकेज हो जाएगी क्योंकि लोगों ने सेव कर लिया है। तो MPS का एंड मल्टीप्लायर का इन्वर्स रिलेशनशिप है, एंड दैट इज़ वाई हायर MPS होने की वजह से के जो है वो कम हो जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर आपको जो एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं वो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल सकते हैं या फिलिंग द टेबल के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। दूसरा एक 6 मार्क तक का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, जहाँ पे आपको समझाने के लिए बोला जाता है। तो ये वाला टेबल आपकी फ्रैंक की बुक में बना हुआ है, ये टेबल आपको जरूर बना के आना है। यहाँ पे कुछ बेसिक असम्पशंस आपको बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MPC की वैल्यू है 0.8, एंड जितना राउंड्स ऑफ स्पेंडिंग हो रही है इकोनॉमी में, जिसके पास भी पैसा आता है वो खर्चा कर देता है आगे। आफ्टर MPC बचाने के बाद जो भी बचा हुआ पैसा है वो बार बार मनी आती रहती है। तो ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 100 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ और 100 करोड़ की इनकम जो है इकोनॉमी में आई, जिसमें से फर्स्ट राउंड में 0.8 मतलब कि 80 रुपीज़ बचा लिया गया और बाकी का अमाउंट जो है 80 रुपीज़ खर्च कर दिया गया, 20 रुपीज़ बचा लिया गया एंड बाकी का 80 करोड़ इकोनॉमी में आ गया। सेकेंड राउंड में अगेन 80 करोड़ का क्या हुआ है हमारे पास 0.8 जो है सेव हो गया है, 0.8 खर्च हो गया है, 0.2 सेव हो गया है, 0.8 खर्च हो गया तो 64 रुपीज़ फिर से इकोनॉमी में आ गया। क्यों ऐसा हो रहा है मैम कि जो आप बोल रहे हैं खर्चा हो गया वो इकोनॉमी में फिर से आ गया? क्योंकि आपको इसको रिलेट करना है थ्योरी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़ा है वंस एक्सपेंस इज अदर्स इनकम। तो जो खर्चा करेंगे वो पैसा सर्कुलर फ्लो में आ जाएगा एंड दैट इज वाई दिस मनी विल बी पुश्ड इन द इकोनॉमी वंस अगेन। सो इनिशियल लेवल पे क्या हुआ, 100 करोड़ में से 80% खर्चा कर दिया गया तो 80 करोड़ इकोनॉमी में आ गए, फिर 80 करोड़ का फिर से 80% खर्चा कर दिया गया, 64 करोड़ इकोनॉमी में आ गए, फिर 64 करोड़ का 80% फिर से खर्चा कर दिया गया तो 51.2 करोड़ आ गए। इसी तरह से ये राउंड चलते रहेंगे and ultimately we can say up to 5 times मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है,
अप टू 5 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज इन इनकम दिखाई देती है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एक बार 100 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है तो आप देख सकते हैं 500 करोड़ तक की इनकम जनरेट हो सकती है। तो यही वाला आपको मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझा के आना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी क्रिएटिविटी नए नए एग्जाम्पल बनाने में ना दिखाएं। आप एक एग्जाम्पल मोस्ट प्रोबेबली जो ये बुक में दिया हुआ है इसी एग्जाम्पल को लर्न कर लें, एमपीसी फिक्स रखें और इसे ही एक्सप्लेन करके आ जाए, क्योंकि एक ही जैसा एग्जाम्पल अगर आपने बार बार लिखा होगा तो आपकी मेमोरी में बहुत अच्छी तरीके से बैठा होगा और आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो दिस इज व्हाट इज सजेस्टेड। बाकी आप देख लीजिए आपका कंफर्ट लेवल क्या है। गोइंग टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हमने देख लिया न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बाद हमारे पास आता है कि व्हाट आर द एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड और उसको करेक्ट कैसे किया जाए। एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के मेजर पूछे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बाद वो वाला पार्ट आता है और एक और पार्ट यहाँ पर है जो कि है एम्प्लॉयमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, लेट अस डू दैट पार्ट नाउ। फ्रैंक की बुक पे, क्योंकि वो मेरे पीडीएफ में नहीं था तो मैं इसे फ्रैंक की बुक पे ले आई हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलंटरी, अनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब यहाँ से टेक्स्ट पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स। मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। इस सिचुएशन को कहा जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब बहुत बार बच्चे ऐसे सोचते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब एवरीबडी इज वर्किंग। नो, एवरीबडी is neither willing to work nor able to work. Why not able to work? अगर हम बात करें people who are not able bodied, जिसके अंदर people who are not physically fit to work वो आते हैं, people who are very old वो आते हैं, या फिर चिल्ड्रन आते हैं। इन सबको तो वैसे ही काम नहीं करना होता है। कुछ लोग चूज करते हैं नॉट टू वर्क, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि सब पीपल हैव टू मच ऑफ वेल्थ, दे डू नॉट वांट टू वर्क, सब पीपल वांट टू टेक केयर ऑफ होम, तो दे डू नॉट वांट टू वर्क। तो इन सारे लोगों को हम बोलेंगे कि दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर दे आर नॉट रेडी टू वर्क। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग नहीं बोल सकते कि इन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड वो प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए तैयार है, फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा तो हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट है। अदरवाइज अगर सबको काम मिल रहा है तो फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूडेड होते हैं। एक तो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बीच में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि फॉर टेम्पररी बेसिस वर्कर्स के पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने जॉब ए कर रहे थे और उस जॉब को छोड़ा एंड दे आर लुकिंग फॉर द जॉब बी, तो उसके बीच का जो गैप होगा सम टाइम फ्रैक्शन के लिए उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑल्सो। एंड हम उसके साथ ही साथ अगर बात करें कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, देखिए काफ़ी सारा लिखा हुआ है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ओइंग टू द टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, तो वही मैं इसका रीजन बता रही थी। किसके साथ ही साथ बात करें कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या हो सकते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट मतलब कि जैसे पहले साइकिल रिक्शास चलते थे, अब उनका ज़माना चला गया ऑटो रिक्शास आ गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेक्नोलॉजी जो लोगों की जॉब गई होगी फ्रिक्शनली दे विल बी अनएम्प्लॉयड, देन उन्होंने कुछ और ढूंढ लिया होगा। सो इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को प्रेजेंट माना जाता है इन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन बुक में दी हुई है उसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। देन हम जा रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन एक बार दिखा दूँ आपको। फुल एम्प्लॉयमेंट में बी डिफाइंड एट द सिचुएशन व्हेन ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब सबसे पहले तो विलिंगनेस टू वर्क ही होनी चाहिए। विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट आर एट वर्क and are in fact employed. Okay, so this situation is called employment. full employment की situation कहते हैं इसको। अब what is voluntary and involuntary unemployment? voluntary unemployment का मतलब होता है those people who are voluntarily unemployed, मतलब कि उनकी choice है, वो काम नहीं करना चाहते, तो इसको हम बोलते हैं ये है voluntary unemployment। और किसी किसी को क्या है कि काम करना है प्रिवेलिंग वेज रेट पे लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, इसे बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट अनएबल टू फाइंड द वर्क। ये है
इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वो चाहते नहीं है कि काम ना करें, काम तो करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल रहा है, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं ये एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन होती है। अब देखिए ये वाले डायग्राम में ना नीचे वाला पैनल नहीं बनाया, SNI अप्रोच नहीं बनाई, डायग्राम तो वही है आपका, कौन सा वाला डायग्राम जो कि आपने किया था किसके लिए, आपका इक्विलिब्रियम लेवल के लिए। यहाँ पर C नहीं है, मतलब कंजम्पशन फंक्शन नहीं है, I नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एग्रीगेट डिमांड है। और एग्रीगेट डिमांड की दो सिचुएशन बताई गई है, एक ये वाली सिचुएशन और एक ये वाली सिचुएशन। और जो डिफरेंस है, मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाती है बाय फ्रॉम दी एग्रीगेट सप्लाई, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है एक्सेस डिमांड। और इसका दूसरा नाम है इन्फ्लेशनरी गैप। क्यों इसका नाम पड़ा है इन्फ्लेशनरी गैप? बिकॉज ये इन्फ्लेशन पैदा करता है इकोनॉमी में। अब सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज। व्हाट इज द रीजन ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज? बिकॉज ऑलरेडी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है, इसीलिए इकोनॉमी में और प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। हमने सारे रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया है। तो अब इसको कैसे करेक्ट किया जाए? इसके दो मेजर होते हैं, इसको एक होता है फिस्कल और दूसरा होता है मॉनिटरी। बैंकिंग वाले चैप्टर में भी ये मॉनिटरी जो आपके मेजर्स हैं, आप काफ़ी कुछ सिमिलर ही पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को, जिसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल के लिए कैसे करता है सेंट्रल बैंक। तो वहाँ आपको दोबारा पढ़ना है, एक बार यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए तो वहाँ पर आपका पढ़ के हो जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, एक्सेस डिमांड की पहले मीनिंग समझाई गई है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन किसे कहते हैं, डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। और द अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। बस इसको ऐसा का ऐसा ही लर्न कर लेना है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बुक की लैंग्वेज प्रोड्यूस करके आए, जितना पॉसिबल है स्टिक टू द बुक की लैंग्वेज, क्योंकि इकोनॉमिक्स में वैसे ही लिखने के लिए बहुत कम मैटर होता है आपके पास, और उसको भी आप अगर अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप उतने अच्छे वर्ड्स प्रोड्यूस ना कर पाए। तो बार बार टेक्स्ट को पढ़िए, आप काफ़ी कुछ इससे क्लोज लिख पाएंगे। अब देखिए कि हम इस मेजर को, इस इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे करेक्ट करेंगे। पहले तो इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए हमको फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स देखने हैं। उसके अंदर आपके पास 4 मेथड्स है। 4 मेथड में सबसे पहला मेथड है टैक्सेशन। गवर्नमेंट क्या करेगी, जब देखेगी कि इन्फ्लेशनरी गैप हो रहा है, लोग एक्सेस डिमांड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट टैक्सेशन को धीरे से बढ़ा देगी। जब टैक्सेशन बढ़ा दिया जाएगा कि तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी कम हो जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट वो अपना खर्चा कम कर देंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे, एंड एक्सेस डिमांड की सिचुएशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। एक्सेस डिमांड विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द इकोनॉमी। दूसरा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दूसरी जो गवर्नमेंट पॉलिसी या अपना सकती है वो ये है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट रिड्यूस कर दे। जब भी गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी, क्योंकि हमने देखा है एग्रीगेट डिमांड की मीनिंग याद करिए, फर्स्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, A इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो G जो है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, कंजम्पशन का भी, इन्वेस्टमेंट का भी। अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अपना हाथ रोक लिया है। तो जो एक्सेस डिमांड पैदा हो रही थी इकोनॉमी में, वो धीरे धीरे करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी डिमांड को कम कर दिया, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दिया। गवर्नमेंट दोनों तरीके का खर्चा करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑल्सो। दूसरा, गवर्नमेंट एक काम कर सकती है कि पब्लिक बोरोइंग कर ले। जो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा है ना, जिसे वो खर्च करना चाहते हैं ऑन वेरियस कमोडिटीज़, उसे क्या कर ले गवर्नमेंट, उसे बोरो कर ले। तो लोगों की मनी ब्लॉक हो जाएगी गवर्नमेंट के पास, एंड वो मनी जो है फ्लो से आउट हो जाएगी। फ्लो से मनी आउट होना मतलब ऑटोमेटिकली डिमांड का कम होना। या फिर अगर हम बात करें डेफिसिट फाइनेंसिंग की, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब जब मनी प्रिंट करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, उसे गवर्नमेंट कम कर दे, डेफिसिट फाइनेंसिंग की पॉलिसी को कम कर दे, तो ऑटोमेटिकली मनी सर्कुलर फ्लो में कम आएगी एंड डिमांड कम पैदा होगी। सो ये है 4 मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स जिसे बोलते हैं हम, टू करेक्ट द डेफिसिट एक्सेसिव डिमांड जिसे बोलते हैं एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। अब हम बात करें अगर आरबीआई की क्या पॉलिसी हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी ये है कि आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर सकती है। जैसे ही आरबीआई बैंक रेट इंक्रीज करेगी, बैंक रेट का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लिए। बैंक रेट का मतलब होता है द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। अगर बैंक रेट को आरबीआई इंक्रीज कर देगी तो इन रिटर्न कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, ज़्यादा रेट पर पब्लिक को मनी लेंड करेंगे। उसकी वजह से पब्लिक विल बी डिस्करेज टू टेक टू मच ऑफ लोन फॉर
प्रोडक्टिव पर्पसेस और वो अपना एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली कम कर देंगे। सो एक ये मेजर आरबीआई उठा सकती है। दूसरा क्या ले सकती है आरबीआई? ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर सकती है, जहां पे आरबीआई खुद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा टू द पब्लिक एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर जो रिटर्न होती है वो फिक्स होती है एंड रिस्क कम होती है, इसीलिए लोग अपनी मनी को वहां ब्लॉक कर सकते हैं। और जैसे ही वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जिसे आरबीआई बेच रहा है, उनकी मनी फिर से मार्केट से बाहर हो जाएगी एंड डिमांड ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। और क्या मेजर उठाया जा सकता है? कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर सकती है आरबीआई। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? हर एक कमर्शियल बैंक को कंपल्सरीली कुछ अमाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कैश में रखना पड़ता है। वो अमाउंट ऐसा है जिसे कि वो लेंड करने के लिए नहीं रख सकते। मतलब कि अगर इसके पास 100 रुपये आते हैं तो उसे 20 रुपये अगर आरबीआई कह रहे हो तो 20 रुपये आरबीआई के पास रखने होंगे, 80 रुपये ही लेंड करेंगे। आप सोचो 100 रुपये में से अगर आरबीआई बोल देता है कि नहीं अब आपको ऐसा करना है कि आप 100 रुपये में से 40 रुपये हमारे पास रखेंगे, ओनली 60 रुपीज इज अवेलेबल विद यू टू लेंड इट टू पीपल। ऑब्वियसली जो फ्लो है मनी का, सब सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, उसमें से मनी कम हो जाएगी क्योंकि अब कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग की कैपेसिटी कम हो चुकी है। तो ये एक मेजर उठा सकती है आरबीआई अंडर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप। और क्या मेजर उठाया जा सकता है? और दूसरा मेजर जो उठाया जा सकता है वो ये हो सकता है कि हम इंपोर्ट्स को इंक्रीज कर दें। ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है खत्म हो गई है, अब हम थर्ड पॉइंट पे पहुंच गए। इंपोर्ट को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर हमारी इकोनॉमी में इनफ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं टू मीट द डेफिसिट जो सप्लाई है या जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस ऑफ डिमांड, या फिर हम अपना आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर आउटपुट इंक्रीज करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स थ्रू विच जो डेफिसिट सप्लाई या इन्फ्लेशन गैप या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है उसको करेक्ट किया जा सकता है। अब बस एक बार अगर आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो डिफ्लेशनरी गैप मतलब कि एक्सेस सप्लाई की कंडीशन में इन्हीं सारी चीज़ों का उल्टा लिखना है, जस्ट रिवर्स ऑपोजिट लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर बात करें फिस्कल पॉलिसी, क्या मेजर्स उठा जाएंगे फिस्कल पॉलिसी की? अब मैं इसे सीधा आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ। मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड। पहले डेफिसिट डिमांड का डायग्राम जरूर देख लेते हैं। ये वाली जो सिचुएशन है वैसा डायग्राम, ऊपर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, मतलब आपका ओरिजिनल ए ये था और ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पर नीचे आ रहा है, मतलब कि जो आपकी डिमांड है वो कम हो रही है। डिमांड कम है और ये जो गैप पैदा हो रहा है उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। कि सप्लाई तो है मार्केट में, लोग खरीदने के लिए रेडी नहीं। अगर खरीदने के लिए रेडी नहीं है तो क्या पैदा होगा? डिफ्लेशनरी गैप। सप्लायर जो है डेस्परेटली कम दाम पर अपना सामान बेचने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे प्रोडक्शन रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अब इसको कैसे करेक्ट किया जाए? इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए अगेन वही दो तरीके के मेजर्स हमको लेने होंगे। एक तो फिस्कल पॉलिसी मेजर होंगे और दूसरे होंगे हमारे मॉनेटरी मेजर जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है फिस्कल पॉलिसी मेजर्स के अंदर एक पहला मेजर है कि टैक्सेशन की पॉलिसी अब गवर्नमेंट की क्या होगी। अब टैक्सेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट की ये होगी कि गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ देने लगेगा, सब्सिडीज प्रोवाइड करने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई चीज़ें महंगी है, लोग खरीद नहीं रहे। गवर्नमेंट want to increase the disposable income available with the people, तो गवर्नमेंट will reduce the taxes। जबकि हमने वहाँ क्या पढ़ा था? इन्फ्लेशनरी गैप में टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाएगा पब्लिक से, यहाँ पे टैक्स कम चार्ज किया जाएगा। दूसरा रीज़न हो सकता है, दूसरा मेजर हो सकता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट बढ़ा देगी। वहाँ इन्फ्लेशनरी गैप में पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, यहाँ पे बढ़ा देगी, उससे डिमांड जनरेट होगी और जो एक्सेस सप्लाई है उसको क्या कर लिया जाएगा? कंज्यूम कर लिया जाएगा। देन एक और मेजर हो सकता है कि गवर्नमेंट अब क्या करे? अपनी पब्लिक बोरिंग्स को रिड्यूस कर दे। लोगों से पैसा ले लेती है तो उनके हाथ से पैसा चला जाता है और इकोनॉमी से वाइप्ड आउट हो जाता है, उसकी वजह से लोग डिमांड कम करते हैं। अब गवर्नमेंट जो है पब्लिक बोरिंग कम कर रही है तो लोगों के पास ज़्यादा मनी अवेलेबल है जिससे वो डिमांड करेंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग को गवर्नमेंट क्या करेगी? बढ़ा देगी, मतलब मोर प्रिंटिंग ऑफ मनी फॉर मीटिंग इट्स एक्सपेंडिचर। उसकी वजह से ज़्यादा मनी इन सर्कुलेशन आ जाएगी और ज़्यादा डिमांड क्या होगी? पैदा होगी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से ये जो एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई क्रिएट हुई है उसे कंज्यूम कर लिया जाएगा। ये हो गए हमारे फिस्कल मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स के अंदर हम क्या देखेंगे? बैंक रेट अब उल्टा करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक रेट को क्या कर देगी? कम। अगर पहले बोलती थी 100 रुपये में से 20 रुपये हमारे पास रखो, तो अब बोलेगी 10 रुपये रखो। 90 रुपीज इज अवेलेबल टू लेंड इट टू पब्लिक को ज़्यादा पैसा मिलेगा तो पब्लिक ज़्यादा खर्चा भी करेगी। देन है उसके बाद कि हमारे पास है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आप ये क्या करेंगे? ये सेल
करना शुरू पहले सेल किया था, अब बाय करना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लोगों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बोलेंगे दे दो हमें और पैसे ले लो हमसे। जब पैसे आ जाएंगे लोगों के पास तो क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, ऑब्वियसली खर्चा करेंगे। तो जो एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन पैदा हुई थी इकोनॉमी में, वो खत्म हो जाएगी क्योंकि लोग उसको कंज्यूम कर लेंगे जो भी एक्सेस सप्लाई है। फिर कैश रिजर्व रेशियो को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो कम करने से क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो कम करने से पब्लिक के पास ज़्यादा मनी अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि कमर्शियल बैंक ज़्यादा लेंड कर पाएंगे। बैंक रेट में मैंने शायद कैश रेशियो बोल दिया ना, बैंक रेट में मतलब वो लेंडिंग रेट को कम कर देगी। इन रिटर्न कमर्शियल बैंक ज़्यादा दे पाएंगे लोगों को, ठीक है। चलिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स मतलब कि यहाँ ज़्यादा सप्लाई होगी, एक्सेस सप्लाई होगी विच इज़ नॉट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट्स। तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन करने की कोशिश करेंगे, बाहर की कंट्रीज में जाकर उसको बेच दिया जाए, उससे कुछ क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, हमारी जो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन पैदा हो गई है उसे करेक्ट कर लिया जाएगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, हमने सारा का सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। पूरी 8 नंबर की यूनिट है। अब आपको एक ही काम करना है, आपको इस साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए उनको जाकर के देख लेना है और साथ ही साथ ये देख लेना है कि पिछले कुछ टर्म में और आपके प्रीलिम्स पेपर में इसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। काफ़ी रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, उन सबका आप देख लेंगे। एंड दिस चैप्टर इज डन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। एंड यस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी ही आपके लिए पेपर्स आने वाले, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जस्ट विद इन 1 और 2 डेज में पेपर्स लेके आऊँगी और पेपर के साथ साथ मैं आपको आंसर कीज भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।